बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इकरा रहमान जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, सिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज की प्लेटफॉर्म से मैं आप सबको आज के सेशन में वेलकम करती हूँ। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मैरिटल रिलेशनशिप एंड मेंटल हेल्थ। इसके लिए हमारी गेस्ट स्पीकर मैम सबिका परवेज़ हमें आज इसके बारे में गाइड करेंगी। मैम सबिका परवेज़ कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और बाकी इंट्रोडक्शन मैम आप हमें अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। Okay, Assalamualaikum. मेरा नाम सबिका परवेज़ है and I'm a consultant clinical psychologist and I'm practicing last 7 to 8 years and I do my ये practice in Evercare Hospital and Chiftai Medical Center Lahore. माशाल्लाह। और मैम हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं जो है मैरिटल रिलेशनशिप इन मेंटल हेल्थ। तो आप किस तरह से इसको डिफाइन करेंगी कि मैरिटल रिलेशनशिप और मेंटल हेल्थ में क्या इनका बॉन्डिंग क्या है और इनका लाइक ओवर टू Okay. यू। ओके देखिए मैरिटल रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू योर मेंटल हेल्थ। अगर हम क्योंकि हमारा एक टॉपिक स्पेसिफिक है कि मैरिटल रिलेशनशिप के बारे में ही बात करनी है, लेकिन हमारे जितने भी रिलेशनशिप हैं हमारी लाइफ में, चाहे आपका पेरेंटल रिलेशन है, सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप है, स्टूडेंट टीचर है, इवन थेरेपिस्ट और क्लाइंट का भी रिलेशनशिप है ना, तो इट अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ। ठीक है, आपकी ज़हनी सेहत के लिए आपके रिश्ते बहुत ज़रूरी होते हैं। तो जो मैरिटल रिलेशनशिप है, इट्स अ बॉन्ड बिटवीन टू पर्सन्स जो कि अननोन है एक दूसरे के लिए। सो व्हेन यू कम इनटू योर मैरिटल रिलेशनशिप, योर एक्सपेक्टेशंस, योर होप्स एंड योर डिमांड्स फ्रॉम दैट रिलेशनशिप अराउजेस। तो जब आपकी वो एक्सपेक्टेशंस हैं, आपका एक बॉन्ड है, आपकी दोस्ती है, आपकी एक्सपेक्टेशंस, जितनी भी चीज़ें आपकी नीड्स हैं, चाहे वो फिजिकल है, मेंटल है या सेक्सुअल है, जब वो फुलफिल या मीट नहीं होती हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है। लेकिन अगर वही एक्सपेक्टेशन, आपकी नीड्स, आपकी आपकी बॉन्डिंग, आपकी दोस्ती अपने स्पाउस के साथ, उनके उनकी अपनी फैमिली के साथ जैसे ही स्ट्रॉन्ग होती है, तो ऑब्वियसली वो आपको एक प्लेजर की जो फीलिंग है वो देती है, जिससे आपकी जो आपका ज़हनी सुकून है, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, जो कि आपका एक ज़हनी सुकून है। तो वो जो आपका मेंटल हेल्थ है आपकी, उसको वो स्ट्रॉन्ग बनाती है, आपको मेंटल पीस देती है, आपको जो मैरिटल रिलेशनशिप है। So this is a very strong bond between your marital relationship and your physical or mental health. Because I always, when I talk about mental health, I always mention that physical health is always interrelated with your mental health, and your mental health is interrelated with your physical health. So I think a marital relationship is very important towards your mental health. ओके, तो मैम अब इसकी डिटेल में बात करते हैं कि मैरिटल रिलेशनशिप जो होते हैं ये किस टाइप के होने चाहिए, लाइक इसके लिए हमें इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं? देखिए, marital relationship is a teamwork. You cannot expect that you are putting effort from one side. Like if I'm a wife and only I'm putting an effort, or if my husband is only the one who is putting effort in this relationship. Relationship is reciprocal. You give respect, you get respect. ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि इट्स जस्ट लाइक अ एम्प्टी बॉक्स। आप जितनी चीजें डालते जाओगे उतनी आपको मिलती जाएंगी। आप हैप्पीनेस डालोगे, आपको हैप्पीनेस मिलेगी। आप एफर्ट डालोगे तो आपको ऑब्वियसली उसका रिवॉर्ड मिलेगा। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन के जो आपका मैरिटल रिलेशनशिप है ना, वो एक टीम वर्क होना चाहिए। आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो अनरियलिस्टिक नहीं होनी चाहिए। यू शुड थिंक वेरी प्रैक्टिकल टुवर्ड्स योर स्पाउस कि उसकी एक कैपेसिटी है, उसका भी एक टॉलरेंस लेवल है, उसकी भी आप कह लें एक लाइफ है, उसको भी स्पेस चाहिए, चाहे वो हस्बैंड है चाहे वो वाइफ है। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट वाइफ और ओनली टॉकिंग अबाउट हस्बैंड, आई एम टॉकिंग अबाउट अ मैरिटल रिलेशनशिप कि दिस इज अ टीम वर्क। इसमें आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत रियलिस्टिक होनी चाहिए, और आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप जो भी एफर्ट डाल रहे हैं, आपको ये सोचना चाहिए कि ये वन साइडेड नहीं है। दिस रिलेशनशिप इज रेसिप्रोकल, और जो आपके राइट्स हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, तो आप एक टीम वर्क की तरह काम करें तो आपका रिलेशनशिप माशाल्लाह बहुत अच्छा चलता है। ओके, तो मैम अगर हम बात करें कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो लविंग और केयरिंग है, तो हम कह सकते हैं कि ये मेंटल हेल्थ की इम्प्रूवमेंट के लिए हमारे लिए काम करेगा? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि योर रिलेशनशिप शुड बी रिस्पेक्टफुल। यू शुड रिस्पेक्ट ईच अदर। अगर आप एक दूसरे की इज्जत नहीं कर रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि यू आर गिविंग लव, यू आर एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, यू आर केयरिंग समवन, कि अगर वो बीमार है आप उसको लुक आफ्टर कर रहे हो,
तो मेरे ख्याल से ये मेंटल हेल्थ को ऑब्वियसली इम्प्रूव तो करता है, लेकिन रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको लव और केयर होने के साथ-साथ, केयरिंग होने के साथ-साथ एक-दूसरे को इज़्ज़त भी देनी चाहिए। तो अगर मैं ये कहूँगी कि ओनली लव एंड केयर, सो मेरे ख्याल से ये थोड़ी ज़्यादती हो जाएगी इस रिश्ते के साथ। सो आई थिंक रिस्पेक्ट, लव एंड केयर, दीज़ आर द एलिमेंट्स जो कि आपकी रिलेशनशिप को बेहतर बनाते हैं और आपकी ऑब्वियसली अल्टीमेटली फिर आपकी मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं। इम्प्रूव क्या करते हैं? स्टेबल रखते हैं। सॉरी। आई कांट अगर लिसन टू यू। जी, या जी। अभी अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन किस हद तक हमारे मैरिटल रिलेशनशिप को स्टेबल करती है, लाइक उसको एनहांस करती है या उसको बेहतर बनाती है? आई डिडंट गेट यू, आपकी आवाज़ बहुत वो हुई है, डिस्टॉर्ट हुई है। अ, रिपीट योर क्वेश्चन। अभी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस, नाउ आई कैन लिसन। ओके। मैं बात कर रही थी कि कम्युनिकेशन जो है रिलेशनशिप में, मैरिटल रिलेशनशिप में किस हद तक काम करती है? लाइक कुछ लोगों में होता है, कुछ कपल्स में कम्युनिकेशन, बैड कम्युनिकेशन होती है, तो वो उस तरह से अपनी बात कन्वे नहीं कर पाते, लेकिन जिनमें अच्छी कम्युनिकेशन होती है, उनकी बॉन्डिंग भी अच्छी होती है। इसके बारे में थोड़ा-सा आप हमें बताएँ? यस, कम्युनिकेशन इज़ अ प्राइमरी की कंसर्न टू दिस रिलेशनशिप। ऐसा बहुत से, जिस तरह मेरे पास कपल काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं, तो बहुत से लोग, या चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ है, वो कंप्लेन करते हैं कि इनको समझ जाना चाहिए था कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, या इनको ये खुद ही से समझ जाना चाहिए था। आई थिंक ये जो खुद से एक समझने वाली बात है ना, वो एक रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे हस्बैंड ने मुझे एक चीज़ कम्युनिकेट ही नहीं की और मैं उसको सेल्फ एज्यूम कर रही हूँ, तो वो सही भी हो सकती है, वो गलत भी हो सकती है। एंड अल्टीमेटली फिर उसका जो रिएक्शन आएगा, उसका जो कॉन्सिक्वेंस आएगा, वो भी आई एम नॉट श्योर अबाउट द कॉन्सिक्वेंस। सो कम्युनिकेट प्रॉपर होना चाहिए। एक हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता जो है ना, वो एक बिल्कुल दोस्ताना रिश्ता होना चाहिए। उसमें कोई हिडन सीक्रेट्स या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से आप ये कहें कि उसने ये कहा नहीं और मैंने ये समझ लिया, तो मेरे ख्याल से ये ऐसे ही होना चाहिए था, क्योंकि उसकी नेचर ये है। तो आई थिंक कि हम बट और इफ्स में ना जाएं, जहाँ पे शुड, मस्ट, बट, इफ होते हैं, वहां पे हमेशा रिलेशनशिप डिस्टर्ब होते हैं। सो आई थिंक यू शुड कम्युनिकेट प्रॉपर्ली कि यस, दीज आर माई बाउंड्रीज, दीज आर माई लिमिटेशंस, दीज आर माई, दिस इज माई नेचर, एंड यू हैव टू डू दिस। ठीक है, या यू शुड डू दिस। आपको एक दूसरे को समझना चाहिए, उसके लिए कम्युनिकेशन देखें। अगर हम आपस में बात करेंगे ही नहीं, हम एक दूसरे को अपनी एक प्रॉब्लम को कन्वे ही नहीं करेंगे, तो हमें कैसा पता चलेगा? और मेरे ख्याल से कि कम्युनिकेशन भी जो है ना, उसके भी तरीका होता है। लाइक आप एक अपने मैसेज को कम्युनिकेट अगर अच्छे तरीके से करोगे, पॉजिटिव वे में करोगे, अपने स्पाउस का मूड देखते हुए करोगे, उसको समझते हुए भी करोगे कि उसका ये रिस्पॉन्स भी हो सकता है, तो मेरे ख्याल से कि प्रॉब्लम्स नहीं होती। बट इफ यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग एंड यू आर जस्ट थिंकिंग कि ही शुड कंसिडर दिस एंड ही शुड अंडरस्टैंड दिस बिकॉज आई वांट दिस, हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं, उसको खुद ही समझ जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से चीजें फिर वर्कआउट नहीं करती हैं, डिस्टर्बेंस होती है, और जहाँ पे डिस्टर्बेंस होती है, वहां पे आपका मेंटल हेल्थ जो है ना, वो डिस्टर्ब होता है। तो आई थिंक कि कम्युनिकेशन करें, प्रॉपर तरीके से करें, एक दूसरे से बात करें, और जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम्स ना हो और आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी उससे खराब ना हो, वो भी उससे अफेक्ट ना हो। और अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें एक मैरिटल रिलेशनशिप से, तो जिस तरह मैं कपल्स को डील करती हूँ, आई थिंक कि कम्युनिकेशन, जिस तरह आपने बात की, कम्युनिकेट अपने स्पाउस को खुद करें। किसी थर्ड पर्सन को रिसोर्स पर्सन ना बनाएं कि यू गो टू दैट पर्सन, चाहे वो उसका दोस्त है, चाहे आपकी दोस्त है, चाहे आपका कोई रिश्तेदार है, चाहे आपके पैटर्नल साइड से है, मैटरनल साइड से है, इन लॉज से है। जब भी आप किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करते हैं, आपकी प्रॉब्लम होती है, यू शुड डायरेक्टली टॉक टू योर हस्बैंड। और क्योंकि देखिए, इस रिश्ते में जितनी कम इंटरफेरेंस होगी ना, चाहे वो आपकी वाइफ की साइड से हो, चाहे आपके हस्बैंड की साइड से हो, आपका रिश्ता उतना ही स्ट्रांग होता है। जहाँ पे प्रॉब्लम आती है, जहाँ पे इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होती है, मैं बार बार रिपीटेडली इसलिए बात करी हूँ कि कोई भी चीज मैं समझती हूँ कि ये सिर्फ एक बंदे के लिए नहीं है, ये दोनों लाइफ पार्टनर्स के लिए है, आपके हस्बैंड के लिए भी, आपके वाइफ के लिए भी है, कि दोनों साइड से जो है वो इंटरफेरेंस मिनिमाइज करनी चाहिए। हस्बैंड एंड वाइफ को डायरेक्ट कम्युनिकेट करना चाहिए, ताकि इससे आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग हो। ओके। तो मैम, और कोई फैक्टर जो हमारे रिलेशनशिप को, मैरिटल रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करे, आप उसके बारे में क्या कहेंगी? मैं ये कहूंगी कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ना रखें।
कि आप ये समझते हैं, जैसे लोग कहते हैं कि हमारी शादी के जो शुरू का टाइम था या हमारी एंगेजमेंट का जो टाइम था, वो तो इस तरह से था, लेकिन अब वो उस तरह से नहीं है। देखिए, जब आपकी फैमिली बनती है, जब आपके बच्चे हो जाते हैं या आप बिज़ी हो जाते हैं शादी के 2-3 साल के बाद, तो ऑब्वियसली आपकी वो फैंटेसी लाइफ नहीं रहती है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमेशा ज़्यादा ही होती हैं। शादी जो है, वो असल में ना हमारे मीडिया ने बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज़ करके लोगों को दिखाई है। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शोहर का अपना एक रोल है, बीवी का अपना एक रोल है, तो मेरे ख्याल से आपको आइडेंटिफाई कर लेने चाहिए कि इसका ये रोल है और इसका ये रोल है, ठीक है? जहाँ आपको रोल्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए, जब रोल्स आपके आइडेंटिफाइड हो जाते हैं, तो भी प्रॉब्लम्स मिनिमाइज़ हो जाती हैं। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस का मतलब ये है कि आप ये ना समझें कि ये मेरी वाइफ है और ये सब कुछ कर लेगी, या ये मेरा शोहर है, इसको सब कुछ कर लेना चाहिए, या आपकी शादी के 10 साल भी वैसे ही गुज़रे हैं, जो आपका एक हनीमून जो पीरियड होता है ना, जिसको हम शादी के 6 मंथ्स तक या शादी के 1 ईयर तक कंसिडर करते हैं कि ये हमारा एक हनीमून टाइम पीरियड है, तो आपका लाइफ टाइम नहीं चलता। आपको थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होना पड़ता है कि ठीक है, वो एक टाइम था, वो गुज़र गया। आपने एक-दूसरे को अंडरस्टैंड किया, आपने एक-दूसरे की फैमिली को अंडरस्टैंड कर लिया। सो अब दिस इज़ द टाइम टू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको चार्म ज़िंदगी में ख़त्म नहीं करना चाहिए मैरिटल लाइफ में। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करें अपनी, अपने-अपने रोल्स भी अदा करें, लेकिन जो आपकी मियाँ-बीवी का अपना एक टाइम होता है, जो कि जिसमें मैं कहती हूँ कि ना आपका मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, ना आपके बच्चे होने चाहिए। ओनली यू एंड योर स्पाउस, और उसमें ना आप बात करें ग्रोसरीज़ की, ना किसी बजट की, सिर्फ यू एंड योर स्पाउस एंड योर रूटीन। आप अपने एक-दूसरे को टाइम दें, दैट्स इट। 5 मिनट्स दें, 10 मिनट्स दें, आपको वो एक सेपरेट टाइम होना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका रिश्ता स्ट्रॉन्ग होता है, आप कम्युनिकेट प्रॉपर्ली करते हो, आप एक-दूसरे को टाइम देते हो और आपको अपनी लाइफ ये नहीं लगता कि डे 1 पे बहुत अच्छी थी और अब आपकी लाइफ बोरिंग होना शुरू हो गई है, या आपका अपने स्पाउस से इंटरेस्ट कम होना शुरू हो गया। तो मेरे ख्याल से चार्म आपकी मैरिटल लाइफ में जब खत्म होता है ना एक-दूसरे से, या आप बाउंडिंग बना लेते हो कि मैं इसकी वजह से अपने शौहर के साथ रह रही हूँ, या मैं शौहर कहता है मैं इसकी वजह से अपनी बीवी के साथ रह रहा हूँ, तो भी प्रॉब्लम्स आती हैं। आई ऑलवेज़ टॉक अबाउट, ऑलवेज़ यू शुड से कि मैं अपने शौहर की वजह से उसके साथ रह रही हूँ। अ, आपको इतनी अट्रैक्शन है अपने हस्बैंड की तरफ, और हस्बैंड को भी अपनी बीवी के साथ इतनी अट्रैक्शन होनी चाहिए कि वो ये ना कहे कि मैं बच्चों की वजह से या मैं किसी और की वजह से रह रहा हूँ उसके साथ। तो जो आपस का एक मैरिटल चार्म है स्पाउस का एक-दूसरे के साथ, वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए, और वो तभी मेंटेन रहेगा जब आप एक-दूसरे को प्रॉपर टाइम देंगे। मैं फिर वही बात करूँगी, जिसमें कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, जिसमें अच्छी हेल्दी डिस्कशन हो, अ, जिसमें मोबाइल फ़ोन्स ना हो, इसमें बच्चे ना हो, ओनली यू एंड योर स्पाउस। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी हेल्दी एलिमेंट ऑफ योर मैरिटल लाइफ, जिसमें जो है ना वो आप वो नहीं करते, और दूसरा ये कि इंटरफेरेंस आपकी बहुत कम होनी चाहिए। इफ समवन इज़ टॉकिंग अबाउट योर स्पाउस, यू शुडन्ट गिव स्पेस टू दैट पर्सन। आपके मैरिटल रिलेशनशिप में, आपके स्पाउस में किसी थर्ड पर्सन को इतनी स्पेस नहीं देनी चाहिए, चाहे वो आपके अपने फैमिली मेंबर्स ही क्यों ना हो। आपको खुद पता होना चाहिए कि हाउ कैन यू हैंडल योर मैरिटल रिलेशनशिप। हाँ, अनटिल और अनलेस आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया, you are unable to handle your relationship, abusive relationship है, toxic relationship है, then you can talk to your parents कि भाई this is our relationship and we cannot handle, but until and unless किसी third person की interference नहीं होनी चाहिए, you should know that how to handle this। तो मेरे ख्याल से अच्छे वक्त में भी साथ गुजारें और बुरा वक्त भी स्पाउस एक दूसरे के साथ गुजारें, तो ये रिलेशनशिप सब रिश्तों से खूबसूरत है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमें एक-दूसरे के साथ रहना चाहिए क्योंकि ये एक टीम वर्क होता है। मैरिटल लाइफ़ जो है एग्जैक्टली, टीम वर्क है। तो ठीक है। एग्जैक्टली। तो अगर हमारी लाइक पाकिस्तान में जिस तरह से होता है कि आपकी फैमिलीज़ इंटरफेयर कर रही होती हैं आपके रिलेशनशिप में या इस तरह कुछ लोगों को ये इश्यूज़ आते हैं लाइक अगर हम गाँव की साइड पे देखें और वो लोग काउंसलिंग के लिए भी नहीं आते, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी कि उनको क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए? देखिए, आई ऑलवेज़ एम्फसाइज़ ऑन प्री मैरिटल काउंसलिंग, कि जब आपको पता लग गया कि आपकी शादी होने वाली है, 2 और 3 मंथ्स रह गए हैं, कपल शुड गो टू अ मैरिटल काउंसलर। आपको एक मैरिज काउंसलिंग करवानी चाहिए कि हमारी शादी होने वाली है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि काउंसलर जो होता है वो आपको प्रिपेयर करता है कि हाउ कैन यू स्पेंड अ गुड एंड हेल्दी मैरिटल लाइफ। फर्स्ट स्टेप इज़ दिस। मैं हमेशा एम्फसाइज़ करती हूँ कि प्री मैरिटल काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि आपको एक-दूसरे, आप कहते हैं कि इंटरफेरेंस, अगर तो आपके इन-लॉज़ की तरफ से बहुत इंटरफेरेंस है, तो मेरे ख़्याल से कि जो हस्बैंड्स होते हैं ना, उनका रोल थोड़ा-सा अ, सैंडविच की मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि इंटरफेरेंस जब बहुत ज़्यादा होती है ना, तो उनको समझ नहीं आती कि वो अपनी बीवी के साथ रहें या अपनी जिसकी तरफ से भी मदर इन लॉ से आ रही है इंटरफेरेंस, फादर इन लॉ,
सिस्टर इन लॉ जिसकी तरफ से भी आ रही है, तो हस्बैंड पे ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उसने क्या करना है। तो मेरे ख्याल से कि एक बैलेंस रिलेशनशिप होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बदतमीजी ना करें, बट यू शुड सेट अ बाउंड्री इन योर मैरिटल लाइफ कि किसी भी दूसरे इंसान को इजाजत नहीं है कि वो आपकी मैरिटल लाइफ में इंटरफेयर करे। दिस इज द रोल ऑफ अ हस्बैंड एंड अ वाइफ एज वेल। वाइफ को भी चाहिए कि अपनी फैमिली को ये चीज बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर दे, और हस्बैंड को भी चाहिए कि वो क्लियरली, क्योंकि देखें एक हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशनशिप है, मैंने जैसे पहले बात की कि इसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए किसी भी थर्ड पर्सन को। देखिए मैं अलाउ करूंगी किसी को तो वो इंटरफेयर करेगा ना। अगर कोई मुझे मशवरा दे भी रहा है फॉर एग्जांपल, सो आई विल से कि आई नो कि हाउ टू हैंडल माय हस्बैंड, या आई नो हाउ टू हैंडल माय इन लॉस प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम हमेशा वहीं पे आती है जब आप तीसरे बंदे से जाके मशवरा करते हो कि मेरी, जैसे लड़के लड़के बैठे हो या लड़कियां कि भी मेरी बीवी ऐसे करती है या मेरा शोहर ऐसे करता है, तो ही इंटरफेरेंस होगी ना। जब आप बताएंगे ही नहीं, जब आप प्राइवेसी रखेंगे अपने रिलेशनशिप की, तो फिर कैसे पता चलेगा। सो आई थिंक के ये शादी से पहले प्री मैरिटल जो आपकी काउंसलिंग है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑन द अदर हैंड बैलेंसिंग योर रिलेशनशिप, चाहे वो वाइफ की साइड से है चाहे वो हस्बैंड की साइड से है। आप जब तक चीजों को बैलेंस नहीं रखते हो ना, आपकी चीजें कभी भी स्टेबल नहीं जाती हैं, स्मूथ नहीं जाती हैं। आप किसी भी रिश्ते में देख लें, एक्सट्रीमिज्म पे जब भी जाते हैं ना, आपकी मेंटल हेल्थ हमेशा डिस्टर्ब रहेगी, आप कभी भी सुकून में नहीं रहेंगे। सो सेटिंग बाउंड्री इन योर एनी रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, और स्पेशली मैरिटल रिलेशनशिप में, क्योंकि मैरिटल रिलेशनशिप इज वेरी सेंसिटिव। ओके, तो मैम अब हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं। अगर हम इस सारी डिस्कशन को समराइज करें कुछ वर्ड्स में, तो वो आप किस तरह से करेंगे? मैं इस तरह करूंगी कि मैरिटल रिलेशनशिप इज वेरी ब्यूटीफुल। You should go towards premarital counseling before your marriage and spend it like a teamwork, and please consider that this is a reciprocal relationship. You give and you take, and this is an empty box. You have to put something to get something. That's it. ओके, मैम एक कमेंट आया है, एक क्वेश्चन है, आप क्या सजेस्ट करेंगी? अज़हर खान की तरफ से है। आप क्या सजेस्ट करती हैं कि कॉलेज लेवल पे ये अवेयरनेस दिलानी चाहिए? एक क्वेश्चन Obviously this is very important, दिलानी चाहिए। दिलानी चाहिए। क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा अपने क्वेश्चन को जो है वो एलेबोरेट नहीं किया कि आप क्या सजेस्ट करती हैं कि कॉलेज लाइफ पे अवेयरनेस कौन सी देनी चाहिए, कौन सी ये अवेयरनेस की मैरिटल बात कर रहे रिलेशनशिप हैं। की बेटरमेंट के लिए और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो भी। ऑब्वियसली दे, और ये डिपेंड करता है ना कि आप किस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, लाइक आप किस ग्रेड में पढ़ रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखें कोई 9th 10th में या कोई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का बच्चा ये क्वेश्चन अगर पूछेगा, तो ऑब्वियसली हम तो उसको ये कहेंगे कि यू शुड नो अबाउट इट। ठीक है, मैरिटल रिलेशनशिप आपका अब्यूसिव नहीं होना चाहिए, ये अवेयरनेस मेरे ख्याल से आपको मिलनी चाहिए। और इसके लिए आपका आपका जो होम एनवायरनमेंट है बिफोर शादी, मैं ये समझती हूँ कि अगर कॉलेज का बच्चा ये समझना चाह रहा है कि एक मैरिटल रिलेशनशिप क्या होता है, तो हम पहले से ये पूछेंगे कि आप अपने घर में अपने पेरेंटल रिलेशनशिप को कैसे देख रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जैसे आप अपने घर में देखते हो कि आपके फादर आपकी मदर को किस तरह डील कर रहे हैं, या आपकी मदर आपके आपस के पेरेंट्स का रिलेशनशिप कैसा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन यू हैव टू, ऑब्वियसली यू हैव टू अवेयर दैट पर्सन के दीज आर द थिंग्स जो कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए आगे जाके अच्छी नहीं है। और मेरे ख्याल से कि अगर आपका रिलेशनशिप हेल्दी है, तो आपकी आपकी मेंटल हेल्थ ऑटोमेटिकली हेल्दी रहेगी। ठीक है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स को देख के सीखते हैं। तो जैसा एग्जैक्टली exactly. रिलेशनशिप पेरेंट्स का होगा, वैसे ही बच्चे अपनी लाइफ में उसको फॉलो करेंगे। और हो सकता है कि बच्चों से सीखें कि हमने अपनी मैरिटल लाइफ में से नहीं करना। ये भी हो सकता है, दोनों बिल्कुल, फैक्टर्स हैं। दोनों फैक्टर्स। ओके, एग्जैक्टली। तो एट द एंड मैम आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमारे हमारे लिए अपने कीमती टाइम से टाइम निकाला और Thank you so much. No, or I always appreciate this platform that you were spreading awareness among the people. And thank you so much for inviting me and giving me opportunity to, share my thoughts and comments with the other people. क्योंकि लोगों को इन चीज़ों की awareness नहीं है. So I think you people are doing a great job, and best of luck from my side. थैंक यू Thanks a सो lot मच for मैम, inviting me. Thank थैंक यू you. सो मच। ओके, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी हम इस तरह से सेशन कंडक्ट करेंगे और आप लोगों की Inshallah. इंशाल्लाह। ओके मैम, अल्लाह हाफ़िज़, Thank you टेक so केयर, much. Allah Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़।